हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वेबसाइट जीके लोचन हिंदी में। दोस्तों स्वागत है आपका। भारतीय संविधान में आज हम लोग बात करें उच्च न्यायालय में आधिकारिकता और तथा स्थान। पहला स्थान आता है, पहला क्रम, नाम कलकत्ता। स्थापना वर्ष 1862 ईस्वी। और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता की बात करें तो पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मूल स्थान कलकत्ता और खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर। बम्बई 1862 ईस्वी। महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव। मूल स्थान मुंबई। खंडपीठ नागपुर, पणजी, औरंगाबाद। मद्रास 1862। तमिलनाडु, पुदुचेरी। मूल स्थान चेन्नई और खंडपीठ मदुरई। इलाहाबाद 1866 में। उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, लखनऊ। खंडपीठ है इसकी लखनऊ। कर्नाटक 1884। कर्नाटक राष्ट्रीय क्षेत्र अधिकारिता। और बेंगलुरु। फिर पटना 1916, बिहार पटना। उड़ीसा 1948, उड़ीसा कटक। गुवाहाटी 1948, असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी। और खंडपीठ है इसके कोहिमा, आइजोल और ईटानगर। राजस्थान 1950 में, राजस्थान, जोधपुर, जयपुर। फिर आंध्र प्रदेश 1954 में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद। मध्य प्रदेश 1956 में, मध्य प्रदेश, जबलपुर। और खंडपीठ है इसका ग्वालियर, इंदौर। केरल 1956 में, केरल, लक्षद्वीप। और मूल स्थान है इसका एर्नाकुलम। जम्मू कश्मीर 1957 में, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू। गुजरात 1960 में, गुजरात, अहमदाबाद। दिल्ली 1966 में, दिल्ली, दिल्ली। पंजाब व हरियाणा 1966 में, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। और मूल स्थान है इसका चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश 1971 में, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है हिमाचल प्रदेश, शिमला। सिक्किम 1975, सिक्किम, गंगटोक। छत्तीसगढ़ 2000, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में। उत्तराखंड 2000 में, उत्तराखंड, नैनीताल। झारखंड 2000, झारखंड, रांची। मेघालय 25 मार्च 2013, मेघालय, शिलांग। मणिपुर 25 मार्च 2013, मणिपुर, इम्फाल। त्रिपुरा 26 मार्च 2013, त्रिपुरा, अगरतला। वर्तमान में ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी आधिकारिकता में से एक या से अधिक राज्य आते हैं। 4 यदि केंद्र शासित प्रदेशों में से भी शामिल कर लिया जाए तो उनकी संख्या 7 होगी। केरल उच्च न्यायालय 1997 में सबसे पहले बंद को अंश वैधानिक घोषित किया था। अब बात करते हैं लोक अदालत। लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में संशोधन 2002 द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के संबंध में मुकदमेबाजी, पूर्व सुलह और निर्धारण के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिसमें समझौता नहीं किया जाता, दीवानी, फौजदारी, राजस्व अदालतों से लंबित सभी कानूनी विवाद मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। कानूनी विवादों को लोक अदालतें मुकदमे दायर होने से पूर्व अपने यहाँ स्वीकार कर सकती है। लोक अदालतों का निर्णय अन्य किसी दीवानी न्यायालय के समान ही दोनों पक्षों में लागू होते हैं। यह निर्णय अंतिम होते हैं। लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। देश के लगभग सभी जिलों में स्थायी तथा सतत लोक अदालतें स्थापित की गई हैं। लोक अदालतों में 5 लाख रुपए तक के दावे पर विचार कर सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीश पद मुक्त किया जाता है। जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वह उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, किंतु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालयों में से न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होता है। इसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं। इनके अनुसार उनके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देती है। अनुच्छेद 215 भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को स्थानांतरण
किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। राष्ट्र महत्वपूर्ण अधिकारियों को मासिक वेतन राष्ट्रपति 5,000,5 उपराष्ट्रपति 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष 4 लाख, राज्यपाल 3,50,000, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 2,50,000, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,50,000, उच्च न्यायालय के मुख्य अन्य न्यायाधीश 2,25,000, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 2,50,000, मुख्य चुनाव आयुक्त 2,50,000 और महान्यायवादी 2,50,000। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रत्येक उच्च न्यायालय को नौकादायीकरण, इच्छापत्र, तलाक, विवाह, कंपनी कानून, न्यायालय की अवमानना तथा कुछ राजस्व संबंधी प्रकरणों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन अनुच्छेद 226 के लिए आवश्यक निर्देश, विशेषकर बंदी प्रतिचीकरण, परामर्श, निषेध, उत्प्रेषण और आधिकारिक पुष्टि के लेख जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अपीलीय क्षेत्राधिकार। फौजदारी मामलों में अगर सत्र न्यायाधीश ने मृत्युदंड दिया है तो उच्च न्यायालय उसके विरुद्ध अपील हो सकती है। दूसरा, दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय में उन सब मामलों की अपील हो सकती है जो 5 लाख या उससे अधिक संपत्ति के संबंध हो। उच्च न्यायालय में पेटेंट और डिज़ाइन, उत्तराधिकारी, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन और संरक्षकता आदि मामलों की अपील सुनता है। उच्च न्यायालय में मुकदमा का हस्तांतरण। यदि किसी उच्च न्यायालय को ऐसा लगे कि जो अभियोग अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है वह विधि के किसी सारगर्भित प्रश्न के संदर्भ में है, तो वह उसे अपने यहाँ हस्तांतरित कर या तो उसका निपटारा स्वयं कर लेता है या विधि से संबद्ध प्रश्न को निपटाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के लिए वापस भेज देता है। चौथा, प्रशासकीय अधिकार। उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के नियुक्ति, पदोन्नति एवं छुट्टियों के संबंध में भी नियम बनाने का अधिकार है। नोट: उच्च न्यायालय में राज्य की अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। राज्य सूची से संबद्ध विषयों में भी या उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय से अपील हो सकती है। उपभोक्ता संरक्षण। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। उपभोक्ता समस्याओं के निपटारे के लिए जिला स्तर पर जिला फोरम, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया गया है। जिला फोरम 20 लाख तक के मामलों की, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारक आयोग 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामलों की एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारक आयोग की 1 करोड़ से अधिक कीमत वाले मामलों की सुनवाई करता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT। संविधान के अनुच्छेद 323A के प्रावधानों में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT का गठन 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। CAT का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के वर्तमान तथा सेनापति न्यायाधीश होता है। अध्यक्ष के अलावा इसमें 16 उपाध्यक्ष एवं 49 सदस्य होते हैं। ये सदस्य न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों में से किए जाते हैं। 21वां, राज्य की कार्यपालिका। राज्यपाल। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है कि वह प्रावधान जम्मू कश्मीर के छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के मामलों के माध्यम से इसका उपयोग करता है, अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है, परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के नीति होती है। मूल संविधान के अनुच्छेद 153 में उल्लेखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वें संविधान संशोधन में 1956 द्वारा इसमें एक परतंत्र जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होना आवश्यक है। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। तीसरा, किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो। चौथा, वह राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हो।
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है। अनुच्छेद 156 प्रथम या वह पद त्याग कर जा सकता है। अनुच्छेद 156 2 भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 मासिक है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही राज्यपाल हो तब उसे दोनों राज्यपालों के वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करे। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। राज्यपाल की उन मुक्तियों तथा विशेषाधिकार जब वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्य के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं प्रारंभ की जा सकती है। जब वह पद हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य में संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 मास पूर्व सूचना देनी पड़ती है। राज्यपाल की शक्तियाँ तथा कार्य। पहला, कार्यपालिका संबंधी कार्य। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्री परिषद के सदस्यों को नियुक्ति करता है तथा उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। नोट: राज्यपाल राज्य लोक सेवा के सदस्यों को नहीं हटा सकता। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निर्भरताओं के होने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 317 राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अनुच्छेद 217 प्रथम राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। राज्यपाल राज्य के विशेष विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है तथा उपकुलपतियों को भी नियुक्त करता है। वह राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6वां भाग सदस्यों को नियुक्त करता है, जिसका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि में रहता है। अनुच्छेद 171(5) यह ध्यान देने योग्य है कि राज्यसभा से संबंधित तत्समान सूची सहकारी आंदोलन में सम्मिलित नहीं है। दूसरा, विधायी अधिकार। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 164 राज्यपाल विधानमंडल का सत्राहन करता है, उसका सत्रभाषण करता है तथा उसका प्रकटन करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों में से संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। राज्य विधानसभा में किसी सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। यदि विधानसभा के आंगल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 333 नोट: जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा की 2 महिलाओं को प्रवेश का राज्यपाल नामजद करता है। एफ जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है तो अध्यादेश जारी कर सकता है जिसे वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम का है। ऐसा अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उसे अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 213 है जी राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी भी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा उसे दोबारा पारित किए जाने पर वह उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक जब राष्ट्रपति के
निवेश पर राज्यपाल पुनः विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दे तो ऐसा लौटाए जाने पर विधानमंडल 6 मास के भीतर उस विधेयक पर पुनः विचार करेगा और यदि उसे पुनः पारित किया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा, किंतु उस पर भी राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना अनिवार्य नहीं है। अनुच्छेद 201 एच राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। यह आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति को उसे अनुमति प्रदान कर दे। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य है जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को अल्पीकरण करता है, जिससे यदि विधेयक विधि बन जाएगा तो उच्च न्यायालय को संवैधानिक स्थिति को खतरा होगा। तीसरा, वित्तीय अधिकार। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के समग्र वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। बी, विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की मांग किसी भी मांग का विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता। डी, ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता है तो उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल इसकी संस्तुति ना कर दे। नोट, राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संतुलित करता है। चौथा, न्यायिक अधिकार। राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार कर सकेगा या किसी दंडादेश को निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकेगा। यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो, जिसके संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 161। नोट, राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेशों के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को मृत्यु दंडादेश के मामले में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को सेना न्यायालय कोर्ट मार्शल के दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति नहीं प्राप्त है। पांचवा, आपात स्थिति। जब राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई है कि जिसमें राज्य का शासन संविधान की उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर अनुच्छेद 356 का यह कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी या कोई भी कृत्य स्वयं ग्रहण कर ले। इसे सामान्यतः राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।